हेलो गाइस, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और हार्दिक स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मोस्ट वेलकम टू आवर न्यू YouTube चैनल। माय नेम इज हिमांशु गहलोत एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट 11th एंड 12th बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स। तो हमने जो ये चैनल बनाया है उसके माध्यम से हम बहुत कुछ सीखेंगे भी और कुछ सिखाएंगे भी, और हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से मेहनत करेंगे और बहुत कुछ आपको इस चैनल के ऊपर या मेरे माध्यम से सीखने को भी मिलेगा और पढ़ने को भी मिलेगा। तो हम शुरुआत श्री गणेश करते हैं इस नई वीडियो का और नए चैनल का एक नए टॉपिक के साथ में। तो सबसे पहले हमने जो इसका टॉपिक लिया है, सबसे पहला टॉपिक वो रहेगा रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। जनन एक ऐसा टॉपिक है जिसका कंसीडर कक्षा 9वीं या 9 से लगा के 12वीं तक सबकी किताबों में किया गया है, और 11th और 12th के बेस के अकॉर्डिंग दोनों ही क्लास में ये जो टॉपिक होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है रिप्रोडक्शन का। विथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो शुरुआत करते हैं रिप्रोडक्शन यानी कि जनन की। तो सबसे पहले ये शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की प्रक्रिया क्या है। तो जनन की प्रक्रिया के अंदर किसी भी जंतु, जीव, कोशिका, पौधे, प्लांट वगैरह जिनसे भी उत्पन्न होने वाली नई संतति की जो प्रक्रिया होती है उसे हम आसान भाषा में जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो रिप्रोडक्शन इज एन बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि उत्पन्न होने वाली जो नई संतति होती है उन संतति का जो लक्षण या जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो सारा का सारा अपने पेरेंटल सेल यानी कि जनक कोशिका पे निर्भर करता है। ये मेन बेस है रिप्रोडक्शन का। यानी कि हम अपना एग्जाम्पल्स ले ले, जैसे ह्यूमन बींग्स है, मानव है, हम लोग जो है हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण जो है, चलने के तरीके हैं, आवाज़ है, बोलने का तरीका है, सोचने की शक्ति है, शारीरिक ढंग है, जितना भी है वो सारा का सारा किन पर निर्भर करता है, अपने माता पिता पे या पेरेंटल सेल पे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो माता पिता है वो हमारी जनक कोशिका है जिनसे हमें उनसे लक्षण प्राप्त हुए हैं। तो वो सारी की सारी प्रक्रिया या जो प्रोसेस होती है वो रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ी जाती है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वो नॉर्मली 2 भागों में बांटी गई है। रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। तो हम पूरा उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई चाहता है कि साथ में नोट डाउन करे मेरा मित्र, तो वो नोट डाउन भी कर सकता है, बिकॉज क्योंकि हम जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वो अच्छे से विद डायग्राम के साथ में पूरी प्रोसेस के साथ में समझेंगे। ऊपर से जाने जैसा कुछ काम नहीं है, भले ही ज़्यादा टाइम लगे, ज़्यादा वीडियो बने, हम बनाएंगे, लेकिन किसी भी चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी बुरा ना लगे। शुरुआत करते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है 2 टाइप में डिवाइड की गई है। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसका ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम हिंदी में भी लिखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लैंगिक जनन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों के बीच में जो मेन अंतर क्या है। तो इन दोनों के अंदर मेन अंतर ये है कि सबसे पहले मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन एक ऐसा जनन है जिसके अंदर होने वाली प्रक्रिया में किन्हीं 2 युग्मकों का संलयन होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स होते हैं। लेकिन जो अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है लेकिन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर उत्पन्न होने वाली जो नई संतति होती है वो किन्हीं 2 जनक कोशिकाओं से मिलकर होती है, लेकिन इसके अंदर उत्पन्न होने वाली जो संतति होती है वो किसी एक कोशिका से मिलकर बनती है। तो आज सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे और अगली आने वाली वीडियोस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीटली समझेंगे। So asexual reproduction is an organisms develops from वन पेरेंटल सेल, यानी कि एक जनक कोशिका से उत्पन्न होने वाली नई संतति।
तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कितने भागों में बांटा है, तो उसके पार्ट्स देखते हैं और उसकी सारी की सारी प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहला हम इसका पार्ट लेते हैं फिजन। फिजन को हम कहेंगे विखंडन। तो विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर किसी भी कोशिका का टुकड़े होना और उन टुकड़ों से वापस नए जीव का बनना विखंडन कहलाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बाइनरी फिजन इन अमीबा। मैं आपको बता दूं, अमीबा जो है एक सिंगल सेल एनिमल यानी कि एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो इस अमीबा के अंदर जो है प्रोसेस होती है वो बाइनरी फिजन टाइप की रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोसेस होगी। इस प्रोसेस के बारे में भी हम देखेंगे। सो अमीबा सिंगल सेल है तो उसका जो बॉडी का शेप होता है वो कभी भी फिक्स नहीं रह सकता। ये तो है अमीबा की रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि किसी भी एक कोशिका से उत्पन्न होने वाली नई संतति क्या कहलाती है, एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जन्म। तो सबसे पहली जो सेल होगी पेरेंट सेल यानी कि जनक कोशिका, और जनक कोशिका से उत्पन्न होने वाली स्टेप बाय स्टेप जो नई कोशिका बनेगी उसको हम बोलेंगे संतति कोशिका या डॉटर सेल। तो ये अमीबा की नई डॉटर सेल है, इसको हम ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं। तो किसी भी एक कोशिका या एक जीव से उत्पन्न होने वाली नई संतति, ये जो कहलाती है फिजन के अंदर, अमीबा के अंदर होने वाली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। सबसे पहले ये एक कोशिका है अमीबा की जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं किसी भी कोशिका के अंदर, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोजाइम हो गया, जो भी, तो वो सब टूटने से पहले डबल होना जरूरी है। तो इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले ये डबल हो रहे हैं और ये टूट रहे हैं, उसके बाद में फाइनली इसका साइटोप्लाज्म भी जो है दो भाग में बढ़ जाएगा और दो नई कोशिका जो बन जाएगी। ये तरीके की प्रोसेस फिजन की हो गई। सेकंड देखते हैं हम, नंबर 1 नंबर 2 लेंगे बडिंग मुकुलन। शायद आप सभी ने रिप्रोडक्शन कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा पढ़ा होगा तो इसके बारे में सुना होगा, बडिंग या मुकुलन। तो बडिंग या मुकुलन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वो है हाइड्रा या ईस्ट। इन दोनों के अंदर जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो बाय बडिंग की प्रोसेस से होती है। तो हम समझेंगे कि बडिंग की प्रोसेस से हाइड्रा के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि बडिंग क्या है। बडिंग में एक वर्ड आ रहा है जिसको बोलता है बड। तो बड का मतलब होता है किसी भी एनिमल की जो सरफेस है उसकी सरफेस से उसी एनिमल की तरह ही एक छोटा सा नया और एनिमल या जीव का बाहर निकलना या वृद्धि करना, और उसका पूरी तरीके से वृद्धि या फॉर्मेशन होने के बाद में अपने ही पेरेंटल सेल की सरफेस को ड्रॉप करके अलग हो जाना, और अलग हो जाने के पश्चात वापस से उस टुकड़े या उस बड़ का
नए एनिमल में डेवलप्ड हो जाना बर्डिंग की प्रोसेस कहलाता है। तो ये हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर ये छोटा सा बर्ड निकल रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बर्ड फॉर्मेशन। जब ये बर्ड निकल जाएगा और ये मैच्योर हो जाएगा तो ये अपने पेरेंट सेल की सरफेस को ड्रॉप कर देगा और ये अलग हो जाएगा, फिर इसी हाइड्रा की तरह एक नया हाइड्रा जो है डेवलप कर लेगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बड़ी, जो कि हाइड्रा के अंदर भी सेम होगी और ईस्ट के अंदर भी सेम होगी। ईस्ट के अंदर भी इसी तरीके से ईस्ट की नई बर्ड बनेगी और वो नया एनिमल बनाएगी। थर्ड देखते हैं हम, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन को हिंदी में कहेंगे बीजाणु गठन। तो बीजाणु गठन की प्रोसेस के अंदर बीजाणु या स्पोर का फॉर्मेशन होता है और उस प्रत्येक स्पोर से जो है नए एनिमल का निर्माण होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। हिंदी में भी क्लेमाइडोमोनास ही बोलेंगे। इस तरीके से इसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है क्लेमाइडोमोनास के बॉडी के अंदर। एंड फाइनली जब इसके अंदर क्लेमाइडोमोनास में अच्छी तरीके से स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, तब ये क्लेमाइडोमोनास के जो स्पोर जो होते हैं वो उसकी आउटर सरफेस को डिसॉल्व कर लेते हैं और फिर उसकी बॉडी के बाहर आ जाते हैं और पर स्पोर से जो है नया क्लेमाइडोमोनास का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। इस तरीके की जो फॉर्मेशन होती है वो स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु गठन, जो कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर संपन्न होती है। नेक्स्ट जो पार्ट देखेंगे हम, फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ नंबर। फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडीभवन। खंडीभवन यानी कि किसी जीव का टुकड़े होना, उसके खंड होना, फ्रेगमेंट्स बनना और प्रत्येक फ्रेगमेंट से वापस से नए एनिमल का फॉर्मेशन कहलाएगा फ्रेगमेंटेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, इसकी प्रोसेस भी देखेंगे हम। ये प्लेनेरिया की पेरेंट सेल है और इस पेरेंट सेल के क्या होगा, फ्रेगमेंट बनेंगे। प्रत्येक फ्रेगमेंट टूट करके अलग हो जाएगा। इस तरीके से कुछ, और ये प्रत्येक फ्रेगमेंट बाद में अपनी अपनी जगह से डेवलप करेगा, जो जगह उसकी बाकी रह गई है या जो बॉडी का पार्ट उसका बाकी रह गया। जैसे कि ये नीचे से बनेगा, ये ऊपर से भी बनेगा, ये नीचे से भी बनेगा और ये वाला फ्रेगमेंट जो है सिर्फ अपर की तरफ से बनेगा। इस तरीके से इसके फ्रेगमेंट वापस से ग्रो करेंगे और नए अलग अलग तरीके के और सेम 3 प्लेन एरिया जो है बन जाएंगे।
सो कुछ इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है जो कि प्लेन एरिया के अंदर संपन्न होगी। तो ये पेरेंट सेल है, ये एक पेरेंट सेल से बनने वाली नई संतति होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन बेस यही कहता है कि किसी भी एक सेल से उत्पन्न होने वाली नई संतति, तो उसके तरीके अलग अलग है। किसी में स्पोर बन रहा है, किसी के टुकड़े हो रहे हैं, कोई एक सेल दो में डिवाइड हो रही है, या किसी के अंदर से बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन जो भी प्रोसेस हो रही है वो सारी की सारी वन पेरेंट सेल से ही हो रहा है। एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी एनिमल डेवलप्ड फ्रॉम वन पेरेंटल सेल, एक ही सेल से जो है डेवलप हो रहे हैं। और ये जो बनने वाली जितनी भी सेल्स होती है उसको हम ऑफस्प्रिंग या डॉटर सेल या संतति कोशिका कहते हैं। इस तरीके की प्रोसेस होगी फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस। नेक्स्ट एंड लास्ट जो प्रोसेस आती है वो भी हम देखेंगे, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि वर्गीकरण। अब आप देख सकते हो वर्गीकरण यानी इस तरीके की प्रोसेस के अंदर किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट से किसी चीज की वृद्धि होना या बढ़ जाना, और वो बड़े हुए पार्ट से वापस से नए प्लांट का बनना वर्गीकरण कहलाता है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल अपने घर में भी देखने को मिलता है। जब नमी का मौसम होता है या बारिश का मौसम होता है तो घर में पड़े जितने भी आलू और प्याज जो होते हैं उसके अंदर से किसी के अंदर से जड़ें निकल जाती हैं, किसी के अंदर से पत्तियां निकल जाती हैं। तो इस तरीके की जो प्रोसेस हम देखते हैं उसे ही एक्चुअल वृद्धिकरण कहते हैं, और वो एक तरीका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी हम एक दो देखेंगे। राइजोम, मैं बता दूं राइजोम इट्स रूट लाइक स्ट्रक्चर, नॉट परफेक्ट रूट। रूट जो होती है वो राइजोम से ज्यादा मैच्योर होती है और ये रूट की तरह ही दिखती है लेकिन रूट से कम मैच्योर होती है, उसे राइजोम बोलते हैं। और राइजोम से जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो होगा जिंजर में, अदरक के अंदर। सेकेंड हम देखते हैं लीफ बर्ड। लीफ बर्ड यानी कि पत्ती, एक पत्ती होती है और पत्ती से छोटी सी जो पत्ती निकलती है उसे हम लीफ बर्ड कहते हैं। तो लीफ बर्ड टाइप का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन संपन्न होगा। इसका एग्जांपल होगा ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम को हिंदी में भी ब्रायो फिल्म ही कहेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं ऑफसेट। ऑफसेट टाइप का जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो होगा वाटर हाइसिंथ। इसको हिंदी में भी वाटर हाइसिंथ बोल सकते हैं। वाटर हाइसिंथ के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अलावा एक और अच्छी प्रॉपर्टी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन होता है कि इसे कौन नाम से जाना जाता है, टेरर ऑफ बंगाल। इसे बंगाल का टेरर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर हाइसिंथ एक ऐसा प्लांट है जो पानी के स्रोत में उगने वाला पौधा है, और ये जिस पानी के स्रोत में उगता है उस पानी के अंदर घुली हुई जितनी भी डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है या जलीय ऑक्सीजन जो होगी उस सबको ड्रेन कर देता है या उसको अवशोषित या सुखा देता है, जिसकी वजह से उस पानी के अंदर रहने वाले जितने भी प्राणी होते हैं, छोटी छोटी मछलियां होती हैं, वो सारी की सारी मर जाती है। इसलिए इसका नाम दिया है टेरर ऑफ बंगाल। ये इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती हैं और इसके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट देखे, उसके सारी की सारी भी डायग्राम प्रोसेस भी देखी। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसी तरीके से पढ़ेंगे अच्छे से भी डायग्राम एंड प्रोसेस। सो आने वाली वीडियो के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में टॉपिक लेंगे और उसके बारे में समझेंगे, आराम से पढ़ेंगे। साथ में बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, कुछ समझ में भी आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। घर में रहिए, पढ़ते रहिए, साथ में रहिए। टेक केयर, बाय बाय।